हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल टीचिंग रोड पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यापार और भूमंडलीकरण का लेक्चर नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने विश्व बाजार क्या है और उसके लाभ और हानि को हमने पढ़ा था, और पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन को भी डील किया था जो इस बार एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो जो महायुद्ध हुआ था, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड, उन दोनों विश्व युद्धों के दरमियान जो विश्व बाजार का क्या स्वरूप रहा, क्या अर्थव्यवस्था के ऊपर उस वक्त प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आने की इस बार आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, पिछले 4 सालों से वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इस बार संभावना है आने की, उसकी भी हम चर्चा डिटेल से करने वाले हैं इसी के अंदर, जो कि आर्थिक मंदी होगा। ठीक, और कुछ वर्ड्स नए हैं उसको भी डिटेल करेंगे, जैसे कि आर्थिक मंदी हो गया, शेयर बाजार किसे कहते हैं, और सट्टेबाजी क्या है, इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर और विश्व के अन्य देशों के ऊपर, इसके भी हम बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 ईस्वी में हुआ था, उस वर्ल्ड वार होने के कारण जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वो मुकम्मल रूप से तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने वाले देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। जो उस वक्त की संपूर्ण देश की जो इकोनॉमिक्स था उसको जो संभाले हुए देश था वो ब्रिटेन, उसकी भी खुद की अर्थव्यवस्था हुई डगमगा हो चुकी थी, और जिसने उसके उपनिवेश थे वो सारे चरमरा उठे थे, वो सारे बर्बाद होने की तबाह पर आ चुके थे। यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये इतने बड़े देश थे, लेकिन फिर भी ये देश में से कुछ देश ऐसे थे जो हारे हुए राष्ट्र थे, जो कि 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर हार भी गए थे। तो इनकी खुद की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। इसका ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफ़ी विकास और फैला हुआ था। देखिए, वो देश जो हारे हुए थे उनकी स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन वो देश जो जीते हुए थे उनकी स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी हारे हुए देशों की थी। तो उसी देश में एक अमेरिका जो था वो जीते हुए देशों में था, तो इसकी स्थिति कुछ हद तक ठीक थी। और औपनिवेशिक देश मैंने आपको कई बार बताया है कि औपनिवेशिक देश किसे कहते हैं। वो देश जो किसी देश के ऊपर अपना उपनिवेश स्थापित करता है उसे हम औपनिवेशिक देश कहते हैं। यानी कि इंग्लैंड जो था, वो इंग्लैंड का अधिकार हमारे देश के ऊपर था, यानी कि भारत के ऊपर उसने अपना फैक्ट्री वगैरह स्थापित किया था, उसका यहाँ पर उपनिवेश था। तो इंडिया जो हुआ वो इंग्लैंड के लिए उपनिवेश हुआ, लेकिन इंग्लैंड खुद वो एक उपनिवेशिक देश हुआ। मैंने आपको कई बार बताया है। तो उपनिवेशिक देश जो थे और अमेरिका, इसके अर्थतंत्र का काफ़ी विकास हुआ और फैला हुआ था इसी के दरमियान, क्योंकि वो लोन देता था हारे हुए राष्ट्रों को या फिर जो गरीब राष्ट्र थे उनको। जैसे कि भारत में इस समय कपड़ा, जूट, खनन आदि उद्योग का विकास जो काफ़ी तेज़ी से हुआ है, वो टाटा, बिरला और गोदरेज, जमुना लाल बजाज इत्यादि द्वारा एक दी गई बहुत बड़ी संपत्ति है या बहुत बड़ा उनका योगदान है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था उस वक्त कुछ हद तक सुधरी और आज भी सुधरी हुई है। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया गया, क्योंकि अमेरिका ही उस वक्त कुछ हद तक ठीक ठाक देश था जो किसी दूसरे को ठीक कर सकता था। तो इसके तो अमेरिका द्वारा कुछ कोशिश किया गया ताकि यूरोप की जो कुछ छोटे मोटे गरीब देश हैं जो अपने आप में बिखर चुके हैं उनको एक कर दिया जाए और उनकी स्थिति कुछ सुधार दिया जाए। लेकिन फिर भी वहाँ की स्थिति कुछ सुधर नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका ने बहुत प्रयास किया और 1920 से 1927 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति हुआ। कुछ उन्होंने लोन वगैरह दिया और वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया गरीब देशों के अंदर, ताकि उसकी स्थिति को सुधारा जा सके, और कुछ स्थिति सुधरी। लेकिन फिर 1927 के बाद आते आते तक 1929 ईस्वी में फिर एक नया संकट खड़ा हो गया, जिसे पूरी दुनिया आर्थिक संकट के नाम से जाना जाती है, या फिर इसे आर्थिक संकट कहते हैं या फिर आर्थिक मंदी के नाम से इसको जाना जाता है पूरी दुनिया। जैसे पूरी दुनिया ऐसी संकट आज तक कभी देखी नहीं है जैसे संकट उस वक्त आई थी 1929 ईस्वी के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि उस आर्थिक संकट जब आया था उस समय पैसे की वैल्यू इतनी गिर चुकी थी कि लोग पैसे भर के ले जाते थे झोले के अंदर, और सिर्फ एक पाव रोटी जैसा सामान ही खरीद कर लाते थे। यानी कि एक छोटा सामान खरीदने के लिए भर भर के ले जाना पड़ता था पैसा। आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मुद्रा की करेंसी की वैल्यू उस समय गिर चुकी थी। तो ये मुकम्मल रूप से तो ये जो था आर्थिक मंदी के, अब हम कारणों को पढ़ने वाले हैं। उसके पहले ऊपर जो एक टॉपिक छूट गया वो था आर्थिक मंदी हम कहते किसको हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लें तब हमको समझ में आएगा कि आर्थिक मंदी का क्या कारण था। तो आर्थिक मंदी या फिर इसी को हम आर्थिक संकट कहते हैं। अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार किसी भी
किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 चीज़ों के ऊपर ही मुख्य रूप से टिकी हुई है। भारत समेत संपूर्ण देशों की, लगभग देशों की बात करें तो इसी के ऊपर टिका हुआ है। कृषि होगा, उद्योग होगा या व्यापार होगा, इसी तीनों चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। तो व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तुओं और मुद्रा के दोनों की बाजार में कोई कीमत न रहे, उसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग सामानों को खरीदने के लिए झोला भर के पैसे ले जाते थे और सामान कम मिलता था, यानी कि करेंसी की जो मुद्रा की जो कीमत थी वो गिर चुकी थी। अब जैसे कि आप बाजार में, जैसे कि आज ले लीजिए इंडिया का, तो इंडिया का $1 का कीमत कमोबेश 72 रुपये या 70 रुपये के आसपास, ये घटते बढ़ते रहता है, तो 72 70 रुपये के आसपास वैल्यू है। तो अगर इस वैल्यू गिर जाए, 30-40 रुपया हो जाए, तब क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगा ना। तो यही बात है कि आर्थिक मंदी जब उस वक्त आया था, तो उस आर्थिक मंदी के दौरान लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो चुके थे, कंपनियां और बैंकों का दिवाला निकल चुका था और साथ ही साथ मुद्रा की वैल्यू भी गिर चुकी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक मंदी किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब अर्थतंत्र के तीनों ही आधार, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए या नष्ट हो जाए या गिर जाए और लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, उस स्थिति को हम आर्थिक मंदी कहते हैं। आज तक दुनिया में सबसे बड़ी जो आर्थिक मंदी आई है वो है 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी। इतनी बड़ी आर्थिक मंदी आज तक नहीं आई है जितनी बड़ी आई है, उस वक्त आई थी 1929 ईस्वी में। अब हम पढ़ते हैं कि आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, क्या ऐसा बात हो गया कि आर्थिक मंदी आया था। तो आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि जो 1914 ईस्वी का जो विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1919 तक चला था, ये सबसे बड़ा यही तो कारण था। विश्व युद्ध हुआ था जिस वजह से देशों में सारे देश तबाह बर्बाद हो चुके थे, उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से आर्थिक मंदी आया। लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1919 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही शामिल था या सीमाहित था। देखिए, जो 1929 की आर्थिक मंदी आई थी, वो अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा था जिस वजह से ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्थव्यवस्था आना ही आना है। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। देखिए, यानी कि लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1919 ईस्वी के बाद में बहुत ही धड़ल्ले से, तेजी के साथ जो पूंजीपति लोग थे, जो बहुत ही ज़्यादा कंपनी वाले लोग थे, उन्होंने अपनी मुनाफे कमाने के लिए धड़ल्ले से चीज़ों का दाम बढ़ाते चला गया, जिसके अंदर जो अधिकांश गरीब लोग थे या फिर जो मजदूर टाइप के लोग थे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती चली गई। गरीब लोग पिसते हुए चले गए और अमीर जो था वो जो ये फैक्ट्री वाले थे या पूंजीपति लोग थे, वो अपना किसी भी चीज़ का दाम बढ़ाते हुए चले गए और गरीब लोग इसके अंदर पिसता हुआ चले गए, जिससे एक माना जा सकता है कि आर्थिक मंदी का ये सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों के बाजार आधारित अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी कारण थी आर्थिक मंदी का। अभी नया शब्द में जो दिया है वो शेयर बाजार। इसको पहले समझते हैं कि शेयर बाजार किसे कहते हैं। वैसा स्थान जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियाँ के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। देखिए, शेयर बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जैसे कि आपके सामान में जो भी मार्केट के सामान, घर में जो भी चीज़ें रखी गई है, जैसे कि आप ले सकते हैं MRP चीज़ के ऊपर लिखा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं शैम्पू हो गया, साबुन हो गया या फिर तेल वगैरह जो भी आप खरीद कर लाते हैं, उस सबके पीछे MRP लिखा रहता है। जो जहाँ पर इस वैल्यू को फिक्स किया जाता है, यानी कि इस मार्केट में किस प्राइस के ऊपर मार्केट में हम किसी प्रोडक्ट को लाना है, किस मूल्य के ऊपर बाजार में बेचना है, तो इसका निर्धारण जहाँ पे किया जाता है उसी को हम बोलते हैं शेयर बाजार। यानी कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर किस मूल्य के ऊपर बेचना है, इसी को हम बोलते हैं शेयर बाजार। इसका जहाँ पर निर्धारण किया जाता है उसको बोलते हैं शेयर बाजार। अब समझते हैं कि सट्टेबाजी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो वहाँ पर अब समझ लेते हैं कि सट्टेबाजी हम किसे कहते हैं। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना ही सट्टेबाजी कहलाता है। जैसे ये एक जुआ की तरह है, एकदम जुआ की तरह है, हूबहू जुआ ही टाइप है, इसको जुआ के नाम से ही जाना जाता है। देखिए ध्यान से, सट्टेबाजी किसको कहते हैं। जैसे कि अगर एक कोई इंसान है, एक कोई पर्सन है, इसको 1000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक। ए कोई पर्सन है, इसको 1000 रुपये की ज़रूरत है, और बी कोई पर्सन है, सी है, डी है, ई है, ठीक। अब इसको 1000 रुपये की ज़रूरत है। अब इसने कुछ कंपनी खोलना शुरू किया जिसकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया थी। इसने कहा कि हमें 1000 रुपया के अंदर एक सामान खरीदना है, एक कंपनी स्थापित करना 1000 रुपये के अंदर, लेकिन इसके पास 1000 रुपया था ही नहीं। तो इसने अन्य इस लोगों से कहा कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसने कहा कि मेरे पास भी नहीं है, इसने कहा कि मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी। किसी ने कहा कि मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, लेकिन इसने कहा कि मेरे पास 20 रुपया है, इसने कहा कि मेरे पास 10 रुपये, इसने कहा कि 5 रुपये, इसने कहा कि 2 रुपया है। तो इस शख्स ए ने कहा कि चल तेरे पास जो भी है वही मुझे दे दे, जो तेरे पास है
वही मुझे दे दो, उतना % हम तुमको हिस्सा दे देंगे। तो इसने 20 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट किया, 20 रुपये लगाया, यानी कि इस 1000 रुपया के अंदर ये 20 रुपया का खुद का मालिक हो गया, खुद का ये मालिक हो गया। उस कंपनी के अंदर 20 रुपया का वो खुद मालिक है, 20 रुपया का जो भी सामान है वो ये इस शख्स मालिक है। अब इसका जब मन करेगा कि हम बेच दें तो ये किसी दूसरे इंसान से ये बेच देगा, कहा कि ये 20 रुपया का ले लो तो ये ले लेगा। यही है सट्टेबाजी, इसी को कहते हैं सट्टेबाजी। मैंने आपको बहुत डिटेल से ही समझा दिया कुछ ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो बुक में दिया वो शॉर्टकट में दिया, ये सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से ही समझा दिया। जो सट्टेबाजी होती है वो सट्टेबाजी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी कंपनी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और जब देखें कि इसका वैल्यू गिरने लगा या वैल्यू बढ़ गया, बढ़ने लगा, वैल्यू कम में खरीदे थे, वैल्यू बढ़ने लगा, हम दूसरे से लेके बेच दिए उसको, तो मुनाफा हो गया। इसी को बोलते हैं सट्टेबाजी। कंपनियों में पूंजी लगाकर किसी भी कंपनी के अंदर पूंजी लगा दीजिए और उसका हिस्सा खरीद लीजिए, 10%, 12%, 5% खरीद लीजिए और उसका मूल्य बढ़े। जब उसका मूल्य बढ़ जाए, कंपनी द्वारा महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रही है, तो मूल्य बढ़ जाए तो उसको बेच दो फिर दूसरे इंसान के द्वारा से, तो वहाँ पर मुनाफा हो जाता है। इसको बोलते हैं सट्टेबाजी करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो जो भी उत्पादित सामान का जो भी प्रोडक्शन किया जाता था, जो सामान को उत्पादन किया जाता था, उस सामान को खरीदने के लिए लोगों की संख्या कम थी क्योंकि पैसा लोगों के पास नहीं था और महंगाई काफ़ी ज़्यादा था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या भी बनी रही थी। कृषि क्षेत्र में यह अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। उससे उन कृषि उत्पादनों की कीमतें गिरती कीमतों से किसानों की आय घटी। अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पादन और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर बढ़ाया जा सके। इसने बाज़ारों में कृषि उत्पादनों की आमद और बढ़ा दी तथा कीमतें और नीचे चली गई। कृषि उत्पादन पड़ी सरने लगी थी। इस स्थिति का आकलन करते हुए अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने अपनी पुस्तक द कॉमर्स ऑफ नेशनल में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खदानों के मूल्य की विकृति 1929 से 32 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था। यानी कि जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति डगमगाई थी 1929 ईस्वी में, उसने किसानों ने सोचा कि भाई हम जो भी सामान उत्पादित कर रहे हैं उस सामान की कीमत तो ज़्यादा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि सामान को ही ज़्यादा उत्पादित कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सामान उत्पादित कर देंगे तो उसकी वैल्यू, उसकी जो कीमत होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि बाज़ार में अगर कोई सामान ज़्यादा रहती है तो उसकी कीमत कम रहता है, तो कीमत कम हो जाए। अब किसान ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि हम सामान को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करना शुरू किया। तो जैसे ही ज़्यादा बढ़ाया, अब मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई, प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम हो गया उसको खरीदने के लिए फिर लोग की भी संख्या कम हो गई। तो इसलिए वहाँ के जो भी सामान था, कृषि उत्पादित सामान, वो सारे सामान सड़ने लगे थे। उस स्थिति में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो चुका था, जितना आदमी रहेगा उतना ही ना खरीदेगा। अगर मुझे 1 किलो चावल की ज़रूरत है तो हम 1 ही किलो ना खरीदेंगे, 1.5 किलो तो नहीं खरीद सकते हैं। तो वही मान लीजिए कोई 1.5 किलो भी खरीद ले, 5 किलो तो नहीं खरीद सकता। ऐसी स्थिति के अंदर जो सामान उत्पादित किया जाता था वो सड़ने लगे और इससे भीषण अकाल पड़ गया। अकाल नहीं पड़ गया बल्कि आर्थिक मंदी आ गया, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई। और वही अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने लिखा है अपनी पुस्तक में द कॉमर्स ऑफ नेशनल में कि विश्व के सभी भागों में कृषि आधारित कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति 1929 से 32 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द कॉमर्स ऑफ नेशन किसने लिखा है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उन्नीस सौ 20 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी स्थिति को अपनी युद्ध से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। जब स्थिति अच्छी थी तब अमेरिका पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज देने दिए, लेकिन अमेरिका की घरेलू स्थिति संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे अपनी कर्ज वापस मांगने लगे। देखिए जब 1920 ईस्वी के बाद, दशक के बाद, बहुत अमेरिका ने सारे देशों को मदद किया था उस समय, यह हकीकत है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उसने कहा कि जो भी गरीब देश है उनको हम मदद करेंगे, जो हारे हुए राष्ट्र हैं उनकी मदद करेंगे। तो उसने मदद करना शुरू किया, कर्ज देना लोगों को शुरू किया, अपनी भी स्थिति कुछ सुधारी। लेकिन 1929 ईस्वी की जब आर्थिक मंदी आई तो उससे लगा कि हमारी भी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और हम भी गिर सकते हैं, डगमगा सकते हैं इन लोगों के बीच में फंस करके। तो
उस अमेरिका ने जो भी लोगों को कर्ज दिया था उस कर्ज को मांगना शुरू कर दिया। कहा कि मेरा जो भी कर्ज लिया वो सब लोग दे दो। अब जो जिसके पास खुद नहीं है वो कहाँ से किसी को देगा? कर्ज तो लेकर के अपने देश में इन्वेस्ट कर दिया, अपने देश को बसाने में लग गया, अब वो दे कहाँ से? तो फिर यहाँ से उन जो गरीब देश थे उनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने बैंकों के पास भागा और बैंक से फिर लोन लेने की कोशिश की। तो फिर बैंक वालों ने भी उन्हें मना कर दिया, कहा कि हम नहीं लोन दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मेरा खुद बैंक में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, बैंक में कोई पैसा जमा ही नहीं करता, हमको लोन कहाँ से देंगे? बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं था, जिस वजह से एक महत्वपूर्ण कारण बना कि जो आर्थिक मंदी था वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, एकाएक बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने कुछ संरचनात्मक उपाय करने आरंभ किए। उसने कुछ सोचा कि हम उपाय करते हैं जिससे कुछ अर्थव्यवस्था सुधर जाए, लेकिन इसे कुछ सुधरा नहीं था। आयातित वस्तुओं पर उसने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। उसने जो टैक्स था, अगर कोई हमारे देश के अंदर कोई सामान लाकर बेचेगा तो हम उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, टैक्स लगा दिया। साथ ही आयात की मात्रा को भी उसने सीमित कर दिया। हमारे देश के अंदर ज़्यादा सामान नहीं आएगा, जो हमारा देश में उत्पादित होगा वही बिकेगा, ताकि देश के अंदर पैसा देश के अंदर रहे। संकट धीरे धीरे अन्य देशों में प्रकट होने के साथ ही सभी राज्य यह प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएं स्वयं पूरी। जितने भी देश थे वो सारे सोचने लगे थे कि अगर हमने अपनी स्थिति को बचानी है तो मुझे एक ही उपाय है कि अपने देश के अंदर, एक नारा चला था ना कि जो एक ही नारा चला है कि आत्मनिर्भर भारत, वो उस वक्त की समझ लीजिए कि एक ही तरीका से कुछ योजनाएं चलाई जा रही थी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ वहाँ पर भी योजनाएं थी कि अपने ही देश के जितने भी चीज़ें हैं उसको उत्पादित करेंगे और खुद यूज़ करेंगे देशवासी, बाहर के सामानों का हम उत्पादित नहीं किया। वो सारे देश चाहते थे कि ऐसा ही कुछ हो जाए। इस संकुचन आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व व्यापक के बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। यानी कि जब ये आर्थिक मंदी आई तो जितने भी विश्व बाजार में जो भी इन्वेस्ट करने वाले थे, सट्टेबाजी थे, या फिर जो भी शेयर बाजार में अपने सामानों को इन्वेस्ट किया करते थे, बेचते थे, उनकी मुकम्मल रूप से कमर टूट चुकी थी, उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब इस आर्थिक मंदी ने क्या किया कि आर्थिक मंदी ने अमेरिका के बाज़ारों में शुरू हुआ, आर्थिक मंदी अमेरिका के बाजार शुरू हुआ, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। उनकी जो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फेलियर हो चुकी थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका के आर्थिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे वहाँ के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को सट्टे में लगाने के लिए आकर्षित हुए थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उनकी स्थिति कुछ सुधरी, तो जो भी वहाँ के पूंजीपति थे उन सारे पूंजीपतियों ने अपने पैसे को कहाँ लगा दिया? शेयर बाजार में, यानी कि वो सट्टेबाजी के अंदर लगा दिया था। आरंभ में काफ़ी लाभ हुआ था, लेकिन जैसी आर्थिक मंदी आई उनकी भी स्थिति खत्म हो गई और वास्तविक संकट उत्पन्न हो गया था। यानी कि जब उनकी बहुत ज़्यादा संकट आ गया था 1929 ईस्वी के बाद में, जब अर्थव्यवस्था वो आर्थिक मंदी आई। तो अब हम ये देखते हैं कि आर्थिक मंदी के ऊपर विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर पढ़ेंगे कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे संरक्षणवाद क्या है। संरक्षणवाद हम किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लें। अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की आमद से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंचे आयात शुल्क जो लगाया जाता है उसी को हम संरक्षणवाद कहते हैं। फिर से समझिए कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर, जैसे भारत से लेते हैं एग्जांपल कि अपना देश भारत है, अगर मान लीजिए कि श्रीलंका से, या फिर मान लेते हैं कि भूटान से, या फिर किसी अन्य देश से, अमेरिका से मान लेते हैं कि अमेरिका से कोई सामान भारत के अंदर आ रहा है, ठीक, तो हम चाहेंगे कि मेरे जो देश में की स्थिति बनी रहे, यानी कि हमारे देश में अंदर कोई नुकसान ना हो। नुकसान कैसे होता है? मान लीजिए कि टमाटर यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है और टमाटर अमेरिका से है, ठीक, तो यहाँ का अगर अमेरिका से अगर टमाटर ज़्यादा मात्रा में निकल जाए, अगर अमेरिका से टमाटर अधिक मात्रा में भारत के अंदर आ जाए, तो भारत के अंदर जो भी उत्पादित किए गए सामान है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली रूप से गिर जाएगी। तो जो भारत सरकार है वो क्या करेगी? वो करेगी कि उस जो वहाँ से सामान आ रहा है उस सामान के ऊपर टैक्स ज़्यादा लाद देगी, टैक्स को बढ़ा देगी, ताकि टैक्स की कीमत बढ़ जाए। तो हमारे जो राज्य हैं, जो देश है, हमारे देश के अंदर जब वो आए तो वो मेकअप होकर के बेचे, ज़्यादा कीमत गिरा कर न बेचे, ताकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, हमारे यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। समझ में आ रहा बात? इसी को बोलते हैं हम संरक्षणवाद। यानी कि अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की आमद से, जो अपना देश की जो भी वस्तु है, जो बाहर से कोई सामान ला रहा है, तो उससे अगर नुकसान हो जाए, अपने देश में अगर आए उससे नुकसान हो जाए, तो उसके ऊपर टैक्स लाद दो। जो बाहर की वस्तु आ रही है उसको टैक्स लाद दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जब हमारे देश में है तो वो एक मैक्सिमम प्राइस में बेचे, ज़्यादा भाव को घटा कर न बेचे, मैक्सिमम प्राइस में बेचे। उसी को बोलते हैं संरक्षणवाद। मुझे उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा संरक्षणवाद। अब आर्थिक मंदी के प्रभाव को समझते हैं कि आर्थिक मंदी हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा। इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा,
जिसने खुद किसी देश को मदद कर रहा था उसी को झेलना पड़ा था, क्योंकि सट्टेबाजी मेन थी, वहाँ सट्टेबाजी ध्वस्त हो गया तो क्या होगा। अब मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देने बंद कर दिए और दिए हुए कर्ज को कर्ज वसूली कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उसने बैंक को कर्ज, जो बैंक था वो दूसरों लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया, और जो भी बैंक कर्ज दिया था किसी दूसरे किसान को दिया था या फिर जो भी उद्योगपति लोगों को कर्ज उसने दिया था, अब उसने सारे लोगों से कर्ज वसूलना शुरू कर दिया, और लोगों के जो भी मकान थे, कार थे, या फिर ज़रूरत ज़िंदगी थी, उन सारी चीज़ों को वो मांगाना शुरू कर दिया। कहा कि भाई अगर तो आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपके घर को ले जाएंगे, मकान को ले जाएंगे, उस सारी चीज़ों को जब्त करना वो शुरू कर दिया था बैंक। जैसे ऐसे माना जाता है कि 1933 से लेकर के 1933 में 4000 से ज़्यादा बैंक खुद दिवालिया हो चुके थे, क्योंकि बैंक के अंदर जब कोई पैसा इन्वेस्ट करने नहीं जाएगा, जमा अगर हम नहीं करेंगे तो बैंक क्या होगा, खुद दिवालिया हो ही जाएगा। और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे 1 लाख कंपनी जो थी वो चौपट हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, 1 लाख से ज़्यादा कंपनियाँ बंद हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं, अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी, ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये जो राष्ट्र थे, ये तो जर्मनी जो था ये तो खुद हारा हुआ राष्ट्र था, तो इसका कुछ खास प्रभाव पड़ा हुआ था। और ये ब्रिटेन इसलिए था क्योंकि इसका उपनिवेश किसी देश के ऊपर था, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फ्रांस अपने आप को इससे मंदी से बचाए रखा। फ्रांस जो था उसके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था इस आर्थिक, क्योंकि उसको जब वो संधि हुई थी उस वक्त 1919 ईस्वी में जब वो संधि हुई थी, जब युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था, उस समय उसको कुछ जुर्माना जो उसको मिला था ना, जो उसको हर्जाना की राशि उसको मिला गया था फ्रांस को, उसने इसको बचा लिया था उस तबाही होने से। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही थी, क्योंकि जर्मनी खुद एक हारा हुआ राष्ट्र था, इसकी स्थिति खुद खराब थी। युद्ध हर्जाना चुकाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के आर्थिक विकास के काल में ही उसकी स्थिति नहीं बदली थी। वो जो अमेरिका था उसने सोचा था कि इसकी स्थिति सुधार जाए, लेकिन वो स्थिति सुधरी नहीं थी, तुरंत अर्थ वो आ गया। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार उसने झेला, इतनी नुकसान, उस प्लस में उसको हर्जाना भुगतना पड़ा, पैसा उसने बहुत ज़्यादा उस राष्ट्रों को दिए जो जीते हुए राष्ट्र थे उनको देना पड़ा, और साथ ही साथ तुरंत ये आर्थिक मंदी की, तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। 1922 और 1923 यह 2 वर्षों सबसे खराब रहा, किसके लिए, जर्मनी के लिए और अन्य देशों के लिए भी। इसके मुद्रा मार्क इन वर्षों में काफ़ी अमूल्य हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू घट चुकी थी। 1924 के बाद इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हुआ था, लेकिन फिर 1929 में आते क्या हुआ, वही चरमरा गया और ख़त्म हो गया था। फिर अब नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1924 ईस्वी में उसने अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन 1929 की जो महामंदी आई उससे 1919 के वर्ष में पहुँचा दिया, जो वर्ल्ड वार के समय में स्थिति थी वही स्थिति में उसको फिर से पहुँचा दिया, और 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए जर्मनी के अंदर। संपूर्ण देश अराजकता में डूब गया। इसी का लाभ उठाकर हिटलर अपने आप को सत्तासीन घोषित कर दिया, अपने आप को सत्ता पर बैठा लिया। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात तथा जीवन निर्वाह स्तर, इन सब में भी तेजी से गिरावट आई। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा आर्थिक मंदी आई थी। इस महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल संरक्षण और कठोर आर्थिक उपाय किए गए, जिससे विश्वव्यापक काफ़ी प्रभावित हुआ था। यानी कि बहुत इससे संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, संरक्षणवाद किसे कहते हैं, वैसे कहते हैं जैसे कोई देश के ऊपर अगर आना चाहता है तो उसके आयात का जो सामान है उसके ऊपर टैक्स बहुत ही ज़्यादा लगा दिया गया, और टैक्स को दुगना कर दिया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया था, ताकि इस आर्थिक स्थिति से सुधरा जाए। जैसे कि अभी के देखा जाए, अभी के मामलात में तो किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है इस कोरोना वायरस आने के बाद से। अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट होता है। पहले एक बात यहाँ सुन लें कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1929 की आर्थिक मंदी का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या प्रभाव डालें, या आपको कहे कि क्या परिणाम हुआ उसके बारे में लिखें। तो ये यहाँ से इस लाइन में से कुछ पॉइंट बना लेंगे और उसको लिख लेंगे। अगर तो मैंने पढ़ाया कि अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी एकत्रित हो चुकी थी, महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। उनकी जो भारतीय व्यापार था उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि ये भारत के अंदर खुद इंग्लैंड का आधिपत्य था, उन्हीं का शासन था। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा उनका जो यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही कम हो चुका था। कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफ़ी गिर गई, जिसका उदाहरण 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि गांव के जब कृषि के में कोई भी चीज़ गिरावट आएगी, कीमत में गिरावट आएगी, तो जो गाँव के लोग होते हैं वही किसान प्रभावित होते हैं। शहर के लोग तब प्रभावित होते हैं जब उद्योग धंधों के अंदर कुछ गिरावट आए या कुछ गड़बड़ हो।
कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं थी। जो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था वो अंग्रेजी सरकार कम करने को तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से जो किसान थे उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उनका उत्पाद खर्च बहुत ज़्यादा होता था और उस अनुपात में फ़ायदा नहीं मिलता था। जो किसी भी चीज़ को उत्पाद किया करते थे उसमें उनको बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ खास नहीं मिलता था। वे महाजनों के कर्ज में हमेशा ही डूबे रहते थे। इन्हीं सालों में पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कह सकते हैं कि इस मंदी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भावना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आर्थिक आंदोलन का जो कारण हुआ था उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो इस वीडियो में मैंने देखा कि जो आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी की थी उसका भारत के ऊपर और अन्य देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसके जो भी नेक्स्ट आगे की बात को हम पढ़ेंगे, विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से बदला उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।